Hello everybody. Today's topic of our discussion will be behavioral disorders in children, which is an important topic of pediatric nursing. लेक्चर की स्टार्टिंग हम इंट्रोडक्शन से करेंगे, फिर कॉजेज़ को डिस्कस करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे अलॉन्ग विद देयर मैनेजमेंट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोडक्शन. इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड आर द इम्पॉर्टेंट पैरामाउंट्स. ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द फ्यूचर बिहेवियर एंड कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड. Childhood is the period of dependency. ठीक है, gradually with time child learns to adjust to their environment. और अगर ये एडजस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी और सर्टन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, देन देयर इज बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. ठीक है, this adjustment is developed by providing basic emotional needs along with the physical and physiological needs for their mental well-being. ठीक है, the children are dependent on their parents. Okay, children are dependent, so their parents are responsible for the fulfillment of their emotional needs. Let's start with the definition of behavior. व्यवहार ये क्या होता है? It refers to the action or reaction of an organism usually in relationship to the environment. एक environmental stimuli पे क्या reaction हो रहा है, क्या action हो रहा है, that is the individual's behavior. ठीक है, बिहेवियर कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. ये कॉन्शियसली किया भी जा सकता है और अनकॉन्शियसली होता है. ठीक है, ओवर्ट और कोवर्ट, जो शो भी हो सकता है और शो नहीं भी हो सकता है, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, वो हमारे बस में भी होता है और हमारे बस में नहीं भी होता है. ठीक है, और बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या होता है? इट इंक्लूड्स डिसऑर्डर दैट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर. बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के कॉजेज को हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. पहला हम पढ़ते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप. देखिए, माल एडजस्टमेंट टू देयर होम एंड स्कूल, डिस्टर्ब रिलेशनशिप विद द नेबर्स, स्कूल टीचर्स एंड क्लासमेट्स. ठीक है, इन सब की वजह से एक बच्चे का सोशल रिलेशनशिप जो होता है वो भी बिहेवियर डिसऑर्डर को कॉज करने में लीड कर सकता है. ठीक है, मास मीडिया इन्फ्लुएंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पीरियड पे. सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, रेडियो पे क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखता है, उससे भी हमारा बिहेवियर मॉडिफाई हो जाता है. ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल चेंजेस, जैसे सोशल चेंजेस लाइक वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन. ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, इन सब की वजह से भी बिहेवियर डिटरमाइन हो जाता है. फॉल्टी पेरेंटल एटीट्यूड, जैसे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट हो गए, डोमिनेटिंग पेरेंट्स हो गए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने वाले पेरेंट्स हो गए, ओवर क्रिटिसिज्म करने वाले पेरेंट हो गए, अनहेल्दी कंपैरिजन बिटवीन देयर चाइल्ड एंड अदर्स. ठीक है, उससे भी, और ब्रोकन फैमिली या डिवोर्सीज हैं अगर किसी के घर में, तो उससे भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. इनएडिक्वेट फैमिली इन्वायरमेंट, जैसे पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया किसी फैमिली में, एक सुपरस्टिशन फॉलो हो रहा हो, पेरेंट्स इलिटरेट हो, तो वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है बिहेवियरल डिसऑर्डर को कॉज करने पे. ठीक है, एंड मेंटल एंड फिजिकली सिक और हैंडीकैप कंडीशन, जैसे क्रॉनिक इलनेस हो गया, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, इससे भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. हमने कुछ कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की कैटेगरी बना दी है. ठीक है, पहला कैटेगरी है हैबिट प्रॉब्लम. उसमें हम थंग सकिंग, नेल बाइटिंग, टिक, एन्यूरिसिस, एनकरप्रेसिस एंड ब्रेथ होल्डिंग को पढ़ेंगे. ठीक है, अभी ये टर्म्स आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, लेटर स्लाइड्स में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है. प्रॉब्लम ऑफ ईटिंग में हम पिकअप, फूड रिफ्यूज़ल, ओवर ईटिंग, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया को पढ़ेंगे. स्लीप प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे कि नाइट टेरर क्या होता है, नाइट मेयर क्या होता है, हाइपरसोमनिया क्या होता है, इंसोमनिया क्या होता है, नार्कोलेप्सी क्या होता है, कैटाप्लेक्सी क्या होता है. एंड स्कोलेस्टिक प्रॉब्लम्स में हम रीडिंग, राइटिंग, स्कूल फोबिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे. सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम में मास्टरबेशन एंड होमोसेक्सुअलिटी को जानेंगे. पर्सनालिटी प्रॉब्लम में शाइनेस, टिमिडिटी, फियर, एंगर, जेलसी. एंटी सोशल में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, स्टीलिंग, क्रूएलिटी. एंड स्पीच प्रॉब्लम में स्टैमरिंग, स्टटरिंग एंड म्यूटिज्म. और कैटेगराइजेशन हम एज वाइज देख लेते हैं. ठीक है, इन्फेंट एंड टॉडलर को हम एक साथ पढ़ेंगे. उस एज पीरियड में फीडिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्ट्रेंजर एंजाइटी हो गया, टेम्पर टेंट्रम हो गया, थंब सकिंग, नेल सकिंग. प्री स्कूल एज बच्चों में क्या क्या देखने को मिलता है? थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, स्टटरिंग, टिक डिसऑर्डर्स, एनकोप्रेसिस, स्लीप डिस्टर्बेंस. ठीक है, स्कूल एज में स्टटरिंग, स्लीप प्रॉब्लम, एनकोरेसिस, एन्यूरिसिस.
स्कूल फोबियाज, एडोलसेंस में जुवेनाइल डेलिक्वेंसी हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गया, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। डिसऑर्डर्स की हम सीरीज़ को शुरू करते हैं इन्फेंसी एंड टॉडलर फेज में, ठीक है। पहला आता है हमारा थंब सकिंग इज़ अ नेचुरल हैबिट ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, ठीक है। और थंब सकिंग बच्चा क्यों करता है? इट मोस्टली डज टू सूथ देमसेल्फ, ठीक है। अगर फ्लूइड की आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो ओरल ग्रेटिफिकेशन के लिए बच्चा करता है, ठीक है, व्हेन ही और शी इज़ हंग्री और टायर्ड, ठीक है। और अगर ओल्डर चिल्ड्रन में अगर ये देखने को मिलता है, दैट मीन्स दे आर बोर्ड और फील इनसिक्योर, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? आप देखोगे कि थंब में डिफॉर्मिटी हो जाएगी, फेशियल डिस्टॉर्शन हो सकता है, स्पीच डिफ़िकल्टीज हो सकती है, एंड मैलोक्लूजन मीन्स टीथ के अलाइनमेंट में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम थंब सकिंग का? पेरेंट्स शुड बी काउंसिल रिगार्डिंग इट्स सेल्फ रेमिटिंग नेचर। पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि ये थंब सकिंग जो है ये सेल्फ रेमिटिंग है, खुद से सही हो जाता है, इसमें स्पेशली कुछ वैसा नहीं वो होता है। हमें थंब सकिंग के बारे में बच्चे से ओपनली टॉक करना होगा, ठीक है, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को बताना होगा उसको, और पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू भी हम अचीव कर सकते हैं अपने गोल को। लाइक हम चाइल्ड को रिवॉर्ड करेंगे फॉर नॉट सकिंग, ठीक है। और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट भी देखेंगे। अगर डिप्रेस्ड बच्चा है या किसी स्ट्रेस की वजह से अगर वो थंब सक कर रहा है तो ठीक है, और अगर उसमें कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो हम किसी डेंटिस्ट पे या स्पीच थेरेपिस्ट पे भी रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। और हाइजीनिक मेजर्स को भी ध्यान देंगे, ठीक है। थंब सक के बाद मे बी शायद उसको कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँ, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको भी ट्रीट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा नेल बाइटिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। बाइट क्या क्या कर सकते हैं? फिंगर नेल्स को बाइट कर सकते हैं, क्यूटिकल जो साइड साइड में क्यूटिकल्स होते हैं उसको बाइट कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ को बाइट कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना कि ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन भी हो जाता है। कॉजेज़ क्या हैं? एक डेवलपमेंटल कॉज होता है, एक इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। डेवलपमेंटल कॉज एज आई टोल्ड कि फ्लूइड के साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ओरल ग्रेटिफिकेशन की जो हैबिट होती है ना, उसमें डेवलपमेंट में अगर ऐसा आ जाता है तो हम टिथ से नेल बाइट करना शुरू कर देते हैं। और टीथिंग स्टेज पे बच्चा अगर दांत निकल रहा होता है तो उसको सूथ करने के लिए भी ओरली वो टिथ को या थंब को सक करना चाहता है। इमोशनल फैक्टर में हम देखेंगे टेंशन या एंजाइटी, एक्सेसिव फियर में भी बच्चा जो है वो थंब सक करता है या नेल बाइट करता है। नेल बाइट को हम मैनेज कैसे करेंगे? अगेन दिस इज सेम एज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, ठीक है। और अगर स्ट्रेस की वजह से कर रहा हो तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हम टीच करेंगे, पॉजिटिव इमोशनल सपोर्ट देंगे, ठीक है। और जो बच्चे का हाथ है ना वो यूजुअली हम किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में लाइक प्ले में इन्वॉल्व रखेंगे ताकि उसको फ्री टाइम ही ना मिले, ताकि वो जिससे वो नेल बाइट करे या थम्स अप करे, ठीक है। और पनिश नहीं करना, इट इज़ यूजुअली सेल्फ रेमिटिंग इन नेचर। इस डिसऑर्डर को हम पढ़ेंगे टेम्पर टेंट्रम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेम्पर टेंट्रम क्या होता है? इट इज़ अ सडन आउटबर्स्ट और वायलेंट डिस्प्ले ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन और बैड टेम्पर, ठीक है। बच्चा इसमें सडनली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेटेड और बैड टेम्पर शो करता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? लाउड क्राई करेगा, शाउट करेगा, रिजिड बॉडी, बाइटिंग, किकिंग, थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स, हिटिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर, स्क्रीमिंग लाउडली, बैंगिंग लिम्स एंड एक्सेट्रा। बच्चा जो है बहुत चिड़चिड़ापन सा शो करता है, चिड़चिड़ाहट शो करता है, उस पे वो चिल्लाना शुरू करता है, चीज़ों को इधर-उधर फेंकना करता है, ठीक है। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर जो ये फैक्टर्स जो कॉज़ कर सकते हैं इस टेम्पर टेंट्रम को, वो क्या हो सकता है? बच्चे में हंगर, फटीग, लैक ऑफ स्लीप, इनइफेक्टिव पैरेंटल स्किल या ओवर पैम्परिंग की वजह से भी कर सकता है। अब हम मैनेज कैसे करेंगे इस टेम्पर टेंट्रम को? इसका मैनेजमेंट ये है कि बच्चे को प्रोटेक्ट करना है कि वो सेल्फ हार्म ना कर ले, ठीक है। इमीडिएटली जो कॉज़ है या फिर जो भी है उस चाइल्ड को अवे फ्रॉम द कॉज़ कर देना है और काम और आराम तरीके से ही करना है, ठीक है। उस पे एग्रेसिव और एग्रेशन नहीं शो करना है। बच्चे को डाइवर्ट करना है डाइवर्जन थेरेपी यूज़ करके, जैसे उसको दूसरे प्ले थेरेपी में या टॉयज़ में उसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और एजुकेट करना है बच्चे को कि दैट इज़ नॉट कि वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है जो वो कर रहा था, ठीक है।
पेरेंट्स को कंसिस्टेंट और फर्म होना पड़ेगा, ठीक है। और भी ये काम कर सकते हैं कि बच्चे का फेस एंड हैंड वॉश करके, चेंज क्लोथ करके, इन्वायरमेंट चेंज करके भी हम काम डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल में क्या होता है, डेफिनेशन हम देखेंगे। इट इज़ द इनवॉलेंटरी पॉज इन ब्रीदिंग समटाइम्स accompanied बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इनवॉलेंटरी ब्रीथ को कॉज पॉज हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, कभी कभी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है, ठीक है। इट यूजुअली अपीयर्स टू बी द रिस्पॉन्स ऑफ फियर, पेन और ट्रोमैटिक इवेंट। फियर, पेन और ट्रोमैटिक इवेंट के बाद अचानक से हमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और ब्रीदिंग भी देखने को मिल सकती है। सिम्टम्स क्या है, फेंटिंग, वॉयलेंट क्राइंग, हाइपरवेंटिलेशन, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग और एक्सपिरेशन, साइनोसिस एंड रिजिडिटी टू लुक पेलर एंड लाइफलेस, ठीक है। ये जो अटैक है वो 1 to 2 मिनट्स के लिए आता है, फिर इसके साथ नो रेजिडुअल इफेक्ट के साथ ये नॉर्मली ठीक भी हो जाता है। मैनेज कैसे करेंगे इसे, ठीक है। ड्यूरिंग द एपिसोड हम मेक श्योर करेंगे द बेबी और द चाइल्ड इज़ नॉट गेटिंग हर्ट बाय एनी शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रिवेंट करना है। और ये क्या होता है ना, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ द पेरेंट की वजह से भी हो सकता है, तो इसको हम यूजुअली थोड़ी देर के लिए शांत होने देंगे, ठीक है। और ये बच्चा एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, एक्सेसिव डिमांड के लिए भी सेकेंडरी गेन का एडवांटेज ले सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखना है, रेस्ट लेने देना है, ठीक है। और अगर रिपीटेटिव एपिसोड्स बार बार शो हो रहे हैं तो हमें केयरफुल हिस्ट्री लेना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा। और इन सब से ये पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं कहीं वो कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स है या दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेंजर एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या होता है, बच्चा जो अपना प्राइमरी केयर गिवर है ना, उसको छोड़ के अगर दूसरा कोई अनफेमिलियर इंसान आ जाता है या फिर उसके सामने आता है, तो फिर वो क्या, बच्चा एक्सेसिव क्राइंग शो करता है, रन टूवर्ड्स द प्राइमरी गिवर, ठीक है। 6 to 7 month ऑफ द एज ग्रुप पे बच्चे को समझ में आ जाता है लाइक हु इज़ द प्राइमरी केयर गिवर एंड अदर्स, ठीक है। तो उसको दूसरों से एनजाइटी फील होती है, स्ट्रेंजर से एनजाइटी फील होती है, यही होता है स्ट्रेंजर एनजाइटी। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि रिलैक्सेशन टेक्निक से हम बच्चे को बता सकते हैं। लाइक पहले हम ट्राई करेंगे कि बच्चे को दूर से ही किसी नए अनजान आदमी को ग्रीट करने के लिए कहेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम उसके पास ले जाएंगे, तब ये मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। अब पेरेंट्स को टीच करना है लाइक व्हाट इज स्ट्रेंजर एंजाइटी एक्चुअली इज। नेक्स्ट हम प्री स्कूल कैटेगरी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्री स्कूल पीरियड टाइम पीरियड में कौन कौन से बिहेवियरल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। पहला हमारा है टिक्स, ठीक है। ये एक हैबिट का डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव मसल मूवमेंट होता है, मसल एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप का रिपीटेटिव मूवमेंट होता है, और एक पर्पसलेस साउंड भी निकलता है मुंह से या फिर कैसे भी, मतलब एक अजीब सा ऐसा बिहेवियर होता है, रिपीटेडली किसी मसल ग्रुप का मूवमेंट हो गया या एक पर्टिकुलर टाइप साउंड का निकालना मुंह से, ठीक है। कैसे क्या क्या हो सकता है, उसे हम टिक्स बोलते हैं। टिक्स क्या क्या हो सकता है, लिप स्मैकिंग, मतलब होठ को चाटते रहना, ठीक है। टंग थ्रस्टिंग, जीभ को बाहर निकालना, दांतों के बीच में रखना। आई ब्लिंकिंग, आँखों को ऐसे झपकाना, मतलब ऐसे फड़फड़ाहट जैसे टाइप की। शोल्डर जर्किंग, कंधों को ऐसे झटकना, ठीक है। ट्विचिंग ऑफ फिंगर्स, उंगलियों से कट कट की आवाज़ निकालना। थ्रोट क्लियरिंग, बार बार गले को साफ करना, ठीक है। यूजुअली एट द एज ऑफ 6 इट इज़ वेरी प्रिविलेंट, ठीक है। और इसको हम बच्चा कंट्रोल भी कर सकता है, और स्लीप के टाइम पे ये नहीं देखने को मिलता है। इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग देंगे, ठीक है। बच्चे को बिहेवियर थेरेपी और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस टीच करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एन्यूरिसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन्यूरिसिस मीन्स बेड वेटिंग, ठीक है। डेफिनेशन में हम देखेंगे, इट इज़ द रिपीटेटिव इनवॉलेंटरी पासेज ऑफ यूरिन एट अप्रोप्रिएट प्लेस, एट इनअप्रोप्रिएट प्लेस, स्पेशली एट बेड ड्यूरिंग नाइट टाइम और बियॉन्ड द एज ऑफ 4 to 5 ईयर। बियॉन्ड द एज ऑफ 4 to 5 ईयर अगर बच्चा जो है वो बेड पे यूरिन पास कर देता है, ठीक है, तो हम उसे एन्यूरिसिस बोल सकते हैं, ठीक है।
यूजुअली 18 मंथ पे हमें टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। ब्लैडर जो है 4 to 5 ईयर्स तक कंट्रोल हो जाता है। बेड वेटिंग जो है अगर रात के टाइम पे हो रही है तो उसे नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस बोलेंगे, ठीक है। बेन एन्यूरिसिस जो होता है 2 टाइप में होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है ना, व्हेन देयर वाज नेवर अ ब्लैडर कंट्रोल, ब्लैडर कंट्रोल कभी था ही नहीं, ठीक है। बच्चे ने आज तक कभी भी वॉलेंटरली यूरिन नहीं पास किया, हमेशा उसका इनवॉलेंट्री हुआ है। और सेकेंडरी में क्या होता है कि एक पीरियड ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरिनरी कॉन्टिनेंस हो जाने के बाद कुछ महीनों के बाद बच्चा एन्यूरिसिस करता है, मतलब यूरिन पास करता है। दैट इज एटलीस्ट वंस ही हैज़ अटेन्ड दैट ड्राई फेज। ओके, गॉट इट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? स्मॉल ब्लैडर कैपेसिटी की वजह से, इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग की वजह से, या डीप स्लीप में भी हो जाता है ये। कॉजेज़ को डिस्कस कर लेंगे। इम्प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग अभी हमने डिस्कस किया था। स्ट्रेस की वजह से, जैसे एक्सेसिव साउंड हो गया या फिर कुछ डरावना आवाज़ हो गया, उसकी वजह से भी रात में या डे टाइम पे एन्यूरिसिस हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे डार्क पैसेज ऑफ द टॉयलेट, ठीक है, टॉयलेट तक का रास्ता या बेडरूम से टॉयलेट तक का रास्ता अंधेरे में है या ठंडा है या थोड़ा दूर है, तो फिर बच्चे का फिर भी कॉज हो जाता है इन सब चीज़ों से भी, ठीक है। इमोशनल फैक्टर जैसे डिपेंडेंट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, डोमिनेटिंग पेरेंट्स हैं, पनिशमेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इमोशनल डिप्रिवेशन ड्यू टू इनसिक्योरिटी और पेरेंटल डेथ भी बेड वेटिंग कॉज कर सकता है। ऑर्गेनिक फैक्टर या मेडिकल फैक्टर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर स्पाइनल कोई प्रॉब्लम है या स्पाइनल इंजरी के वजह से, या जुवेनाइल डायबिटिक मेलाइटिस से सीजर डिसऑर्डर हो गया, या न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया, स्पाइना बाइफिडा हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं बेड वेटिंग को कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एन्यूरिसिस हम कैसे करेंगे? एग्जैक्ट कॉज को पहले हमें जानना है कि आखिर किस वजह से, मतलब है कि ये ऐसा हो रहा है कि वो बेड वेटिंग हो रही है, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिक कॉज अगर कोई इन्वॉल्व है तो हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अगर नॉन ऑर्गेनिक कॉज है तो हम इमोशनल सपोर्ट करेंगे, इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और चाइल्ड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्लूड आफ्टर डिनर, ठीक है। बेड टाइम से पहले अवॉइड करे बच्चा, ये भी एश्योर करेंगे, ठीक है। और रात में सोते वक्त 2 से 3 बार हम उसे उठाएंगे हर 3-4 घंटे के बाद, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हमें उसे इनकरेज करना है, रिवॉर्ड करना है फॉर ड्राई नाइट्स, ठीक है। और दिन के टाइम पे हम उसे ब्लैडर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी सिखाएंगे, मीन्स यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ाने के लिए और टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए भी हम उसको इंक्रीज़ कराएंगे, ठीक है। और कंडीशनिंग थेरेपी जैसे बेल मैट्रेस अलार्म, इलेक्ट्रिक बेल मैट्रेस अलार्म भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही वो बेल मैट्रेस बजेगा या फिर जैसे ही चाइल्ड यूरिन पास करता है तो वो रिंग के वजह से बच्चे की नींद टूट जाएगी, मतलब खुल जाएगी एक बार। और अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं होता है तो आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ एज मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, इमेप्रामीन जैसे टैबलेट्स हो गए, और ड्रग थेरेपी से भी हम बच्चे को ठीक करते हैं। जैसे एन्यूरिसिस में था इन्वॉलंटरी पासेज ऑफ यूरिन था, वैसे ही एनकोप्रेसिस में है इन्वॉलंटरी पासेज ऑफ फीसिस, ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर्स व्हेन द बॉवल कंट्रोल इज नॉर्मली अचीव्ड, एक 5 साल के बाद यूजुअली बॉवल कंट्रोल जो अचीव हो जाता है, तब भी पैसेज ऑफ यूरिन स्टूल हो जा रहा है इन द क्लोथिंग और फ्लोर आफ्टर द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, parental over concern, over aggressive toilet training, toilet fear, attention deficit disorder, poor school attendance and learning difficulty। मैनेज कैसे करेंगे हम इसे? थ्रू थॉरो हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट करेंगे, ठीक है। हेल्प द चाइल्ड टू सिट इन द टॉयलेट एट रूटीन इंटरवल, बॉवल ट्रेनिंग देंगे बच्चे को, ठीक है। और डाइट मैनेज करेंगे विथ हाई फाइबर एंड एडिक्वेट फ्लूड, बिहेवियर थेरेपी एंड फैमिली काउंसलिंग। नेक्स्ट आता है पिका डिसऑर्डर। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग नॉन एडिबल सब्सटेंसेस लाइक क्ले, पेंट, चॉक, पेंसिल, प्लास्टर फ्रॉम द वॉल, अर्थ, स्कैल्प हेयर एक्सेट्रा, ठीक है। ये नॉन एडिबल सब्सटेंसेस खाने लग जाता है बच्चा। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं?
पेरेंटल नेगलेक्ट, अगर बच्चे को पेरेंट नेगलेक्ट कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, साइकोलॉजिकली नेगलेक्टेड बच्चा है जैसे ऑर्फन हो गया, या लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है जहाँ पे पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे पे, तो यूजुअली वो पिका डिसऑर्डर का शिकार बन जाता है। मैनेज कैसे करना है? साइकोथेरेपी ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स से, ठीक है, और स्क्रीन भी करना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द टर्म्स। सोमनिलोकी, ये क्या होता है? स्लीप टॉकिंग, नींद में बड़बड़ाना, ठीक है, और नींद में कैसे बड़बड़ाएंगे? एक सिंपल मम्बलिंग साउंड से लेके लाउड शाउट तक भी क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डिसऑर्डर है सोमनाबुलिज्म, स्लीप वॉकिंग, ठीक है, नींद में चलना, ठीक है। फिर आता है नाइट मेयर्स, बुरा सपना आना, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे को बुरे सपने के वजह से बच्चा डर जाता है और वो उठ के क्राई करने लग जाता है, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है कि लाइक इन्वायरमेंट में क्या है, फिर उसे सुला सकते हैं। नाइट टेरर में क्या होता है कि अ, एक टेरिफाइड और स्क्रीमिंग करने लग जाता है बच्चा, और उसको सराउंडिंग से भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब अचानक से किसी चीज़ से डर के वो मतलब डरने लग जाता है, उसको रात में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं, रूम में कुछ अलग सा उसको कुछ लगने लगेगा, ठीक है, तो वो नाइट टेरर कहलाता है। इंसोम्निया में नींद नहीं आती है। एंड ब्रुक्सिज्म मीन्स टीथ ग्राइंडिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लेंच करते हैं टीथ को और दांत किटकिटाना जिसे बोलते हैं ना, दैट इज ब्रुक्सिज्म। एंड इंसोम्निया इज लाइक, यहाँ पे डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न होता है, वहाँ पे आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, और अगर नींद आ भी गई तो लाइक बहुत शॉर्ट पीरियड के ही बाद आप उठ जाते हो। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट आर द वेज टू मैनेज इंसोम्निया एंड स्लीप डिसऑर्डर्स, ठीक है। चाइल्ड शुड हैव लाइट एंड प्लीजेंट बेड स्टोरीज, लाइट डिनर होना चाहिए, ठीक है, और एश्योर करेंगे कि आप पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के साथ सोएं, ठीक है, और बच्चे की जो नीड है उसे मतलब सैटिस्फाई कराना है। रात में कोई भी एक्साइटिंग गेम या गोस्ट मर्डर इंसिडेंट एक्सीडेंट्स की स्टोरीज़ या पिक्चर्स मूवीज़ नहीं दिखानी है, ठीक है, और पॉजिटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्रमोट करना है। अच्छी इमेजिनरी स्टोरीज़ या अच्छी चीज़ों को, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रमोट करना है, ठीक है, और अगर इन सब से भी कंट्रोल नहीं होता है तो स्पेशल ड्रग थेरेपी और साइकोथेरेपी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पीच प्रॉब्लम्स। उसमें हम देखते हैं स्टटरिंग, क्लटरिंग, डिलेड स्पीच, डिसलेलिया। स्टटरिंग क्या होता है? हकलाना, ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि स्पाज्मोडिक रिपीटेशन एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड, स्पेशली द इनिशियल कॉन्सोनेंट्स, इनिशियल के कुछ वर्ड्स को रिपीट करता है एंड प्रोलॉन्ग खींच के बोलता है, ठीक है। एंड क्लटरिंग क्या होता है कि वो वर्ड्स को अनक्लियर और टम्बल तरीके से एक दूसरे में मिला के, लाइक सेंटेंस फॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ा सा अजीब होता है, अनक्लियर होता है, आप उसको समझ नहीं सकते, ऐसे टाइप का होता है। एंड उसके साथ हैंड एंड फुट के मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। डिलेड स्पीच इज़ लाइक 3 to 3.5 ईयर्स के बाद भी स्पीच नहीं निकलती है या नहीं आता है स्पीच, तो वो दैट इज़ ऑल्सो एक्कम्पनीड बाय मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, hearing defect or emotional problem. And dyslexia is unable to produce sound, okay, that may be caused from the abnormality in jaw and palate. ट्रीटमेंट कैसे देंगे हम? इसमें क्या है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड रिलैक्सेशन थेरेपी को यूज़ करना है, ठीक है, और मेक श्योर करना है चाइल्ड इज़ हैविंग अ गुड ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेस, ठीक है, स्पीच थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, और गाइडेंस और साइकोथेरेपी और ऑल्सो द ऑप्शंस, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल एज चिल्ड्रन के बिहेवियर प्रॉब्लम्स को, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं स्कूल फोबिया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। स्कूल फोबिया का डेफिनेशन क्या है कि ये इट इज़ अ परसिस्टेंट एंड एबनॉर्मल फियर ऑफ गोइंग टू द स्कूल, स्कूल जाने से डर लगता है, ठीक है, और द चाइल्ड इज़ अफ्रेड टू लीव द पेरेंट्स, स्पेशली मदर, ठीक है, एंड प्रेफर टू रिमेन एट होम एंड रिफ्यूज़ टू गो टू द स्कूल प्रोफाउजली। साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? एक फिजिकल कंप्लेंट्स शो करेगा, हमारा पेट दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, और जब मना कर दिया जाएगा कि मत जाओ तो वो सारा सबसाइड हो जाता है। मैनेज कैसे करना है? हैबिट फॉर्मेशन, स्कूल जाने की हैबिट बनवानी है, ठीक है, और
स्कूल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करवाना है। अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब भी काउंसिल करना है, फैमिली काउंसलिंग और बिहेवियर टेक्निक्स यूज़ करना है। नेक्स्ट डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर इज अ सीरियस बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर दैट कैन अकर इन चिल्ड्रन एंड टीन्स। अ चाइल्ड विद दिस डिसऑर्डर में डिस्प्ले अ पैटर्न ऑफ डिसरप्टिव एंड वायलेंट बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर जो डिसरप्टिव हो, वायलेंट हो, जो सोशली सही ना हो, ठीक है, वो बिहेवियर शो करने लगता है एक बच्चा जो कंडक्ट डिसऑर्डर में होता है। तो रिस्क फैक्टर क्या है, क्या किस चीज़ के वजह से कंडक्ट डिसऑर्डर हो जाता है? बीइंग अ मेल यूजुअली पाया जाता है कि एक मेल जो होता है ना वो ज़्यादा कंडक्टिव डिसऑर्डर पे शो करता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड। ठीक है, अर्बन इन्वायरमेंट, पॉवर्टी, family history of conduct disorder, family history of mental illness, having another associated psychiatric orders, parents with alcohol and drug abuse, dysfunctional home, history of experiencing a traumatic event, and being abused and neglected are some factors or risk factors that leads to conduct disorder. साइन एंड सिम्टम्स क्या है कंडक्ट डिसऑर्डर के? कंडक्ट डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि वो जो बच्चा होता है यूजुअली बुली करेगा अदर्स को, ठीक है, फिजिकली हार्म करेगा एनिमल्स को, और वेपन्स यूज़ कर सकता है जैसे बैट, नाइफ, अदर फिजिकली फाइट करेगा अदर्स के साथ, लाइंग, ब्रेकिंग और स्टीलिंग, फ्रॉडरी कर सकता है। डिस्ट्रक्टिव कंडक्ट बिहेवियर में हम ये देख सकते हैं कि सेटिंग अप द फायर हो गया, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर सकता है। वायलेशन ऑफ रूल पे हम देखेंगे स्किपिंग ऑफ द स्कूल, ड्रग एंड अल्कोहल यूज, सेक्सुअल बिहेवियर एट यंग एज। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है कि फैमिली थेरेपी, सोशल एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम स्किल सॉल्विंग ट्रेनिंग देनी है और पीयर एंड स्कूल बेस्ड इंटरवेंशन को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जिसे हम ओडीडी भी कहते हैं। ठीक है, ओडीडी क्या होता है? ये एक नेगेटिविस्टिक, हॉस्टाइल एंड डिफाइंड बिहेवियर लास्टिंग एट लीस्ट 6 months ड्यूरिंग विच 4 or more ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। क्या क्या? एक नेगेटिव ऐसा बिहेवियर है जो कि एटलीस्ट 6 months के लिए शो करता है बच्चा, ठीक है, और इन 7 में से 4 वो शो करता ही करता है। उसमें क्या क्या है? लूज द टेम्पर, जल्दी गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, एडल्ट्स के साथ आर्ग्यू करना, ठीक है, और एडल्ट्स के द्वारा बनाए गए रूल्स और रिक्वेस्ट को फॉलो करना, दूसरे लोगों को अनॉय करना, अपने मिस्टेक्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना, और दूसरे लोगों से जल्दी ईज़िली अनॉय हो जाना और जल्दी जल्दी एंग्री हो जाना। ठीक है, तो अगर इनमें से कुछ 4 फैक्टर्स अगर हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि द चाइल्ड में बी सफरिंग फ्रॉम ओडीडी, दैट इज़ ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। लॉस इन देयर टेम्पर, फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, ठीक है, इजीली अनॉयड बाय अदर्स, disrespectful for others, excessive arguing with adults, ठीक है, blaming others to for their own mistake, ठीक है, deliberately try to annoy others, ठीक है, और hateful और ऐसी चीज़ें दूसरों को भी बोलने से हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन मैनेज ओडीडी। पेरेंट्स को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, और बिल्ड ऑन पॉजिटिव, give praise and remain and positive reinforcement where the child shows flexibility and cooperation। अगर अच्छा बिहेवियर शो करता है तो बच्चे को पॉजिटिव reinforcement और cooperation दिखाएंगे, ठीक है, और अगर अच्छा इम्प्रूव्ड सोशल स्किल्स और चाइल्ड में गुड हैबिट्स लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और नेगेटिविटी को डिक्रीज कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फैमिली थेरेपी टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम एज कैटेगरी एडोलसेंस को देखने वाले हैं, ठीक है। एडोलसेंस में पहला हम देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनोरेक्सिया टर्म मीन्स होता है लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। इसमें क्या लगता है कि डेफिनेशन पहले देख लेते हैं फिर समझाएंगे। एन ईटिंग डिसऑर्डर फाउंड एज रिफ्यूजल ऑफ फूड टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट एज बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक स्पेशली फैट्स एंड कार्ब्स। ठीक है, इसमें क्या होता है इस डिसऑर्डर में
कि जो भी सफ़रर होता है उसको ये लगता है कि हमें नहीं खाना खाना है, हमें स्टारवेशन फॉलो करना है, हमें उपवास रखना है, ठीक है। क्यों रखना है? एक ड्यू टू द इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, ठीक है, एंड डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। हमारा बॉडी, हम ज़्यादा वेट के हो जाएंगे, हम बहुत मोटे हैं, ऐसे टाइप के थॉट्स आते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा में। ओके, कॉजेज़ पढ़ लेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के। जेनेटिक रोल, अगर जेनेटिकली भी एक कॉज हो सकता है कि जैसे फादर मदर से बच्चे में भी एनोरेक्सिया नर्वोसा के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक हॉर्मोन्स का और मूड, स्लीप, एमिसिस, सेक्सुअलिटी एंड एपेटाइट का भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। न्यूट्रिशनल फैक्टर जैसे जिंक हो गया, जिंक की डेफिशिएंसी जो है वो एपेटाइट को डिक्रीज़ करती है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे सोशल मीडिया पे या फिर टेलीविज़न पे हमें आइडल थिनेस्ट जो थिन बॉडी होते हैं उसको आइडल मानने के लिए फोर्स करती है मीडिया, या फिर ऐसे यूजुअली रिप्रेजेंटेशन आता है दैट थिन इज़ द आइडल। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे होता है कि जो साइकोलॉजिकली ये सोच रहे हैं कि फैट इज़ अनअट्रैक्टिव, ठीक है, एंड डिप्रेशन की वजह से भी ये कॉज हो सकता है। अब साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ऑब्वियसली जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी इफेक्ट आ सकता है। एक्सट्रीम कंसर्न विद बॉडी वेट एंड शेप, फीलिंग ऑफ फैट डिस्पाइट ऑफ ड्रामेटिक वेट लॉस, फियर ऑफ वेट गेन, डिनायल ऑफ हंगर, ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज रेजिम, dryness of skin, hypothermia, hypotension, bradycardia and constipation, fainting and fatigue, hair loss and reduction of bone density। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, बिहेवियर थेरेपी से। एक गुड डाइट बैलेंस को प्रमोट करना है, ईटिंग 3 मील्स अ डे, ठीक है, और एक डॉक्टर को, एक थेरेपिस्ट को और एक डाइटिशियन को सीक करना है, ठीक है। और अगर फिज़िकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से या फिर मेंटल हेल्थ एसोसिएशन प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है तो एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया, एसएसआरआईज हो गया, एंटी साइकोटिक ड्रग की भी मदद हम ले सकते हैं। काउंसलिंग और फैमिली सपोर्ट को इनकरेज करेंगे। अभी तक हम एनोरेक्सिया नर्वोसा देख रहे थे, नेक्स्ट है हम बुलिमिया नर्वोसा देखेंगे, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि बींज ईटिंग, द एपिसोड्स ऑफ बींज ईटिंग फॉलोड बाय फीलिंग ऑफ गिल्ट, ठीक है, फिर पर्जिंग। मतलब जैसे हम बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा में हम ये देख रहे थे कि इंडिविजुअल खाना ही नहीं खाता है, ठीक है, स्टारवेशन करता है और फिर एक्सरसाइज और वॉमिटिंग वगैरह जो भी करके वेट को कंट्रोल करता है या रिड्यूस करता है, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल बिंज ईटिंग करेगा, उसको खाने पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, वो एक्सेसिव खाना खाएगा, फिर थोड़ी देर बाद उससे गिल्ट फीलिंग होती है, ठीक है, गिल्ट फीलिंग के बाद वो वॉमिटिंग को खुद से इंड्यूस करता है, ठीक है, फिर से बिंज ईटिंग करता है, फिर से वॉमिटिंग इंड्यूस करता है, मतलब ये साइकिल पूरे और थ्रू आउट चलती रहती है। सिम्टम्स क्या है बुलिमिया नर्वोसा के? ईटिंग अनकंट्रोलेबली, पर्जिंग इज इंड्यूसिंग वॉमिटिंग, वॉमिटिंग इंड्यूस करना गैग रिफ्लेक्स से, ठीक है, गैग मतलब गैग को अगर स्टिमुलेट करेंगे तो एक वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है जैसे, ठीक है। स्ट्रिक्ट डाइटिंग और फास्टिंग, विगरस एक्सरसाइजेज, वॉमिटिंग और अब्यूजिव लेक्सेटिव्स एंड डायूरेटिक्स टू अटेम्प्ट टू लूज वेट, ठीक है, यूजिंग बाथरूम फ्रीक्वेंटली आफ्टर मील्स इन ऑर्डर टू get rid of the food, okay, and constipation, indigestion, heartburn can be seen, irregular periods, dental problems, sore throat, weakness, exhaustion, swollen glands in neck and face can be seen. Medical complications are there also, dental cavities, stomach ulcer, rupture of stomach and esophagus, electrolyte imbalance and dehydration. मैनेजमेंट क्या है इसका? एंटी डिप्रेशन ड्रग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड सपोर्ट ग्रुप्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइकोथेरेपी हो गया, फिजिकल थेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, न्यूट्रिशनल थेरेपी एंड फैमिली बेस्ड थेरेपी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है, ये भी एक एडोलसेंस का बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व्स रॉन्ग डूइंग बाय एन चाइल्ड और यंगर पर्सन हु इज़ अंडर एन एज ऑफ स्पेसिफाइड बाय लॉ।
ये एक रॉन्ग डूइंग है, मतलब एक ऐसा बिहेवियर शो करने लगता है जो कि सोशली अनएक्सपेक्टेबल है, ठीक है, इट शुडंट बी डन, ठीक है। और बाय अ चाइल्ड which is below the age of 16 years in case of males and 18 if she is female, ठीक है। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है जब बच्चा, तो उससे हम कहते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। फैक्टर्स क्या है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए? रैपिड अर्बनाइजेशन, सोशल चेंजेस, मास मीडिया इन्फ्लुएंस, मोरल स्टैंडर्ड में चेंज आना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ना मिल पाना, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस हो जाना, अनहेल्दी स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप होना, लैक ऑफ डिसिप्लिन होना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को कॉज कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जुवेनाइल डेलिक्वेंट बच्चा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, उसको हम देखेंगे। एंटी सोशल बिहेवियर, डिसओबीडियंस, वायलेशन ऑफ लॉ, थेफ्ट, लाइंग, फाइटिंग, क्रुएल्टी टू एनिमल्स, मर्डर्स एंड सेक्सुअल असॉल्ट। मैनेज कैसे करने वाले हैं हम इसे? ठीक है, जो फैक्टर्स है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स से पहले तो उसको एलिमिनेट करना है, एक हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को प्रमोट करना है, एक अच्छा स्कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। नेसेसरी गाइडेंस इन काउंसलिंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करना है। चाइल्ड को प्रमोट करना है कि वो अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ठीक है, अच्छे रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजेज में हो, ठीक है। और अगर जैसे कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो फिर जुवेनाइल करेक्शनल होम और डेलिक्वेंट कोर्ट्स की मदद से बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इट वॉज एंड ऑफ आवर डिस्कशन, ठीक है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एन्यूरिसिस इज। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था एन्यूरिसिस बेड वेटिंग, उसको ड्रग ऑफ चॉइस है इमिप्रामाइन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज फॉर सडन एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव पर्पलेस मूवमेंट? ये भी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, टिक डिसऑर्डर कहते हैं। So with this we end our lecture today. Like, share and subscribe for more such contents. Happy learning. Thanks for watching. See you soon.